हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे और हम लोग 80 नंबर तक के प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 90 नंबर के प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। तो ये 90 नंबर के प्रॉब्लम में कह रहा है कि ए ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 50% interest per year and the second bond pays 70% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide Rs 30,000 among the two type of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of। तो आपका ए नंबर में Rs 1800 है और बी नंबर में आपका Rs 2000 है। आप ऐसे प्रॉब्लम को कैसे बनाओगे? अब देखो भाई, ऐसे प्रॉब्लम में आप क्या करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो कि ए ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000, ठीक है। ये जो ट्रस्ट का फंड है ना, ये कितना का है? 30,000 का है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स बॉन्ड, और आप इसको टू डिफरेंट टाइप बॉन्ड में आप इसको इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। समझ रहे हो? यानी आपके पास ये 30,000 है रुपीज़ और आपको क्या करना है, ये देखो। एक बार हम इसको फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए। ए ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000, तो ट्रस्ट फंड के पास कितना रुपीज़ है? 30,000 है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड, और यह इसको इन्वेस्टेड करता है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड में ये इन्वेस्ट कर रहा है। फर्स्ट बॉन्ड पेज करता है 50% का इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकेंड बॉन्ड पे 70% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। यहाँ समझ रहे हो? तो सबसे पहले आप 30,000 का दो पार्ट करोगे, क्योंकि इसमें दो पार्ट में इन्वेस्ट हो रहा है, फर्स्ट बॉन्ड में और सेकेंड बॉन्ड में। तो आप 30,000 का दो पार्ट है, तो आप इसको सपोज सबसे पहले कर लो। सबसे पहले आप सपोज कर लो, लेट वन पार्ट बी एक्स रुपीज़, ठीक है। वन पार्ट कितना है? एक्स रुपीज़ का है, ठीक है। लेट वन पार्ट बी एक्स रुपीज़। अब देखो भाई, यहाँ वन पार्ट और सेकेंड पार्ट ये दोनों में 30,000 का इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि वन पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट इक्वल टू 30,000, ठीक है। यानी वन पार्ट और सेकेंड पार्ट ये दोनों को जब ऐड करोगे तो 30,000 होगा। और वन पार्ट को हमने कितना मान लिया? ये 30,000 जो है इसको दो पार्ट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो वन पार्ट को हमने सपोज किया x, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वन पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट इक्वल टू 30,000, क्योंकि कह रहा है कि ए ट्रस्ट फंड है 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स में, यानी वन पार्ट और सेकेंड पार्ट। यानी आप इसको फर्स्ट पार्ट भी कह सकते हो, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट इक्वल टू 30,000। अब यहाँ हमारा वन पार्ट या फर्स्ट पार्ट कितना है? एक्स रुपीज़ है, और फिर देखो प्लस सेकेंड पार्ट हमें मालूम नहीं है, सेकेंड पार्ट नहीं मालूम है, इक्वल टू 30,000। अब हमें सेकेंड पार्ट निकालना भाई। सेकेंड पार्ट में हमने कितना इन्वेस्ट किया है? तो ये 30,000 है और ये प्लस इधर आया तो क्या हो गया? माइनस एक्स हो गया। ये तो समझ रहे हो। अब आप ये देखो कि आपने जो फर्स्ट पार्ट में
यानी आपने जो फर्स्ट पार्ट में इन्वेस्ट किया, यानी वन पार्ट में आपका एक्स रुपीज़ का इन्वेस्ट है और सेकेंड पार्ट में 30,000 माइनस एक्स का इन्वेस्ट है। इससे आप एक मैट्रिक्स बना लो, इससे आप एक मैट्रिक्स बना लो। लेट ए इक्वल टू, ये आपका क्या है, एक्स है और क्या है 30,000 माइनस एक्स। इससे आप एक मैट्रिक्स बना लो और नाम रख दो कुछ भी, ए रख दो। लेकिन आपका जो ये फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में एक्स रुपीज़ और सेकेंड पार्ट में जो ये 30,000 माइनस एक्स है, इसको आप रो में लिखो, ठीक है। अब आप ये देखो कि फर्स्ट बॉन्ड पर पे आपको 5% का इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। आपको फर्स्ट बॉन्ड में पे कितना कर रहा है, 5% का, ठीक है। और सेकेंड बॉन्ड में आपको 7% का पे कर रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। यानी फर्स्ट कहता ना, फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट, फर्स्ट बॉन्ड में आपको कितना का पे इंटरेस्ट कर रहा है, 5% का, और सेकेंड बॉन्ड में पे कितना कर रहा है, 7% इंटरेस्ट। तो आप ऐसे समझो कि आप इसको जो है, इसको मैट्रिक्स बी मान लो, ठीक है। आप इसको मैट्रिक्स बी मान लो या मैट्रिक्स आर मान लो, कुछ भी मान लो। आपका आर क्या है, 5%, ठीक है। आर आपका क्या है, 5%। तो ये 5% और 7% है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लोगे, कॉलम में, ठीक है। आप रुपीज़ को, आप जो रुपीज़ है आपका मनी जो है, उसको आप रो में लिखोगे, और ये जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो ये 5% और 7% दे रहा है, इसको आप कॉलम में रखो। यानी फर्स्ट वाले को आप, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को आप रो में रखो और सेकंड वाले मैट्रिक्स को कॉलम में रखो। समझ रहे हो। अब देखो भाई 5% है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5/100, और 7% का मतलब है 7/100, ठीक है। अब देखो आप इसको अगर सॉल्व करोगे, कोई भी चीज़ को आप 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो एक इसका सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप देखो नीचे में देखो 1 पर कितना जीरो है, तो 2 जीरो है। तो सबसे पहले ये हम 5 लिख दिए और यहाँ 2 जीरो है, तो ये पॉइंट जो हम करेंगे 2 डिजिट के बाद करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 7/100 है, तो सबसे पहले 7 लिख दो, और यहाँ 1/100 है तो 1 पर 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाते हैं हम लोग। तो 1 2, और यहाँ देखो पॉइंट बैठाए, क्योंकि यहाँ 1 पर 2 जीरो है, तो 1 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट को पुट कर रहे हैं, ये आप समझ गए। अब देखो भाई हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स आर है, तो ये कह रहा है ना यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग को क्या करना है, यूजिंग मैट्रिक्स करना है। यानी मैट्रिक्स का यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइडेड 30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 और 2000। तो सबसे पहले आपको ए और आर मालूम हो गया, देखो ए और आर आपको मालूम हो गया। अब आप क्या कर लोगे, इसको ए और आर का मल्टीप्लिकेशन कर लोगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए और आर का मल्टीप्लिकेशन कर लो। ए और आर का आप मल्टीप्लिकेशन करो, तो ए आपका देखो क्या है, ए भाई आपका है एक्स, और फिर क्या है 30,000 माइनस एक्स है, ठीक है, समझ रहे हो। और आर आपका क्या है 0.05 और 0.07 है। अब इसको आप इंटू कर लो। आप इसको इंटू जो करोगे तो आपको मालूम है ही है, आर क्रॉस सी से करते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे एक्स इंटू क्या करेंगे 0.05, ठीक है। बीच में आप प्लस का साइन दोगे, और यहाँ क्या आपका है 30,000 माइनस एक्स इंटू 0.07, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो पहले आप इसको इंटू कर ही लो, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा समझो, 0.05 को x से इंटू किए तो हमारा आ गया 0.05x, ठीक है। और फिर इसको ये देखो प्लस 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 हुआ, इसको इंटू करेंगे तो क्या करेंगे 7 और 3 को करेंगे तो 21 होगा, और इस पर कितना 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दिए,
ठीक है। और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट हम यहाँ बैठा दिए, ठीक है। फिर माइनस ये 0.07 को x से इंटू करेंगे तो 0.07x होगा। आप समझते जाओगे बड़े मज़े से, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट के बाद तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब हमारा यहाँ क्या हो गया 0.05x प्लस 2100, ठीक है। कितना हो गया 2100 और यहाँ क्या है माइनस 0.07x। अब देखो ये और ये आपका सेम जाति का है, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन आपका क्या होगा माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। और 0.07 में हम 0.05 को माइनस कर लेंगे तो क्या होगा 7 में 5 को माइनस करेंगे 2 होगा, यानी 0 माइनस का साइन होगा 0.02x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2100, ठीक है। तो ए आर हुआ। अब देखो भाई आपका प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, इस बात को आप ध्यान से समझो कि आपका प्रॉब्लम में कह क्या रहा है। प्रॉब्लम में कह रहा है कि इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ RS 1800, यानी आपका एनुअल टोटल इंटरेस्ट जो है ये 1800 है। तो ये जो AR है ये किसके इक्वल हो जाएगा 1800 के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये जो हमने निकाला है ना, इसको किसके इक्वल करेंगे, यानी माइनस 0.02x प्लस 2100 इक्वल टू 1800, ठीक है। इसको 1800 के इक्वल करेंगे। अब देखो 0.02x इक्वल टू 1800 है और ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस 2100, समझ रहे हो। अब देखो भाई माइनस 0.02x है और प्लस माइनस माइनस, ये 2100 में 1800 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस हमारा क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ 0.0 इंटू एक्स है इक्वल टू 300 है और हम वैल्यू x का निकाल रहे हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 300 है बाय क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। अब देखो ये पॉइंट को हम इधर ऐसे करते हैं तो पॉइंट का मतलब 1 होता है और 2 डिजिट है तो 2 जीरो देंगे और 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 150 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पर 30 हो जाएगा। तो x हमारा क्या हो गया 50,000 हो गया। तो अब ए नंबर में देखो हमने यहाँ वन पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट जो है इसको x सपोज किया था और सेकेंड पार्ट हमारा क्या निकला था 13,000 माइनस x निकला था। तो वन पार्ट हमारा देखो क्या है भाई, वन पार्ट हमारा क्या है x है और x हमारा क्या निकला, x हमारा निकला 15,000, ठीक है। ये 15,000 निकल गया। और दूसरा जो था सेकेंड पार्ट क्या है 30,000 माइनस x, तो 30,000 में x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्या हमारा 50,000, तो 30,000 में 50,000 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 50,000। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो ये 1800 का जो है इंटरेस्ट पाने के लिए हमें ये जो हमने डबल पार्ट में इसको डिवाइड किया था वन पार्ट और सेकेंड पार्ट, यानी वन पार्ट में हमारा 15,000 रुपीज़ हो जाएगा और ये 15,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका दोनों यानी फर्स्ट पार्ट भी 15,000 हो गया, सेकेंड पार्ट भी 15,000 हो गया। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आप ऐसे प्रॉब्लम को कैसे करोगे, एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो आपका प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000। तो आप ऐसे समझो, आपको हम फिर से समझा रहे हैं ना, 30,000 का आपके पास फंड है, 30,000 का है, समझिएगा।
और दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप। और इसको आप इसको क्या कह रहा है प्रॉब्लम है कि 2 डिफरेंट टाइप्स का बॉन्ड है, अलग अलग टाइप का बॉन्ड है। तो समझिए कि आपके पास जो ये 30,000 है इसमें आपका डबल बॉन्ड है, एक फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड। अगर हमारा फर्स्ट बॉन्ड x रुपीज़ का है तो सेकंड बॉन्ड क्या होगा, ये इसमें इसको आप माइनस कर दोगे, यानी 30,000 में आप -x कर दोगे। ठीक है, यानी आपके पास 30,000 है और इसको 2 बॉन्ड में डिवाइड करना है, तो आप एक बॉन्ड को x मान लोगे तो दूसरा बॉन्ड एक्चुअली होगा ही 30,000 में आप x को माइनस करोगे, तो ये x और 30,000 माइनस x जो है इससे आप क्या करोगे, मैट्रिक्स ए का निर्माण कर लोगे, मैट्रिक्स ए बना लोगे। ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट जो दे रहा है ये 5% और ये 7%, इसको आप दूसरा मैट्रिक्स बना लोगे। लेकिन आप ये जो बॉन्ड वाला है ना इसको रो में रखोगे और रेट वाला को कॉलम में रखोगे और फिर दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे, दोनों का आप इंटू कर दोगे मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, और जब ये मैट्रिक्स मेथड से करोगे तो आपका ये जो दिया है ए नंबर में, ये कह रहा है कि इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 80-100, तो ये 80-100 के इक्वल कर दोगे और फिर इससे आप क्या करोगे, एक्स का वैल्यू निकाल लोगे और फिर एक्स जब निकलेगा तो फिर आप क्या कर दोगे, 13,000 में एक्स को माइनस कर दोगे, फिर ये आपका ए नंबर का आंसर हो जाएगा। अब आप बी नंबर के प्रॉब्लम को करोगे तो बी नंबर में आपका क्या है, 2000, ये 2000 है। ठीक है, ये 2000 जो है ये हमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो आपने क्या किया था, एक मैट्रिक्स आपने ए बनाया था और ए में आपका क्या हुआ था, ए में आपका एक्स था और फिर क्या था 30,000 माइनस एक्स था ना, और आपने आर बनाया था, आर में आपका इंटरेस्ट क्या था 7% था, 5% था और 7% था, 5% था और 7% था ना। तो आपने क्या किया था, इसका 5% का 5/100 निकाला था तो आपका निकला था 0.05 निकला था, और 7% का क्या निकला था 0.07, और आपने क्या किया था ए आर का आपने इंटू किया था, तो ए और आर इंटू इस बार किसके इक्वल हो जाएगा, 2000 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 2000 के इक्वल हो जाएगा। तो फिर हम लोग इसको कर लेते हैं भाई। अब देखो ए हमारा क्या है, ये देखो ए हमारा है एक्स और 30,000 माइनस एक्स है, और आर हमारा क्या है, ये आर हमारा है 0.05 और 0.07, और इस दोनों का इंटू 2000 के इक्वल होगा। जैसे आपने ए नंबर का सॉल्यूशन क्या वैसे ही है। ठीक है, सिर्फ उसमें आपने 1800 के इक्वल किया था और बी में यहाँ 2000 है तो 2000 के इक्वल करोगे। ठीक है, अब देखो इसको कर लो, तो x इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू 0.05। ठीक है, बीच में आप प्लस का साइन दोगे, फिर क्या 30,000 माइनस एक्स इंटू क्या करोगे भाई 0.07। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इस बार 2000। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, समझते जाओ। इसको जब x से हम इंटू करेंगे तो 0.05x होगा, प्लस 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 होगा, और 7 से जब इसको इंटू करेंगे तो 21,000 होगा। और 2 यहाँ देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट को शो कर रहे हैं, समझो। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ 0 कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ भाई, यहाँ देखो थोड़ा लगता है मिस हो गया, फिर से हम कर लेते हैं इसको। ये तो 0.05x होगा और 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 21 होगा, और 4 0 है, अब 4 0 हम 3 0 दिए तो 4 0 हो जाएगा, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ आप पुट कर दो। ठीक है, और फिर माइनस इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा 0.07x होगा इक्वल टू 2000 होगा। ध्यान से समझिए आप। अब देखो भाई इसको और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस तो बड़ा का साइन होता है ना, तो 0.07 में 0.05 को आप माइनस करोगे, 7 में 5 गया 2,
यानी 0.02 यानी -0.02x हो जाएगा। और ये देखो आपका ये जीरो तो ख़त्म ही हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 2100 इक्वल टू 2000। आपको x का वैल्यू निकालना है भाई, तो -0.02x इक्वल टू 2000 है। और ये प्लस को इधर करोगे तो क्या हो गया 2100 -0.02x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 21 में 2000 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 100। साइन तो बड़ा का होगा, यहाँ माइनस होगा ये, और ये हमारा क्रॉस हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तो इनटू है, x इक्वल टू 100 बाय क्या हो जाएगा 0.02। ये पॉइंट को आप ऊपर कर दोगे तो यहाँ 1 आएगा, 2 डिजिट है तो 2 आपका 0 आ जाएगा। अब देखो x इक्वल टू क्या हो गया 100 इंटू 100 बाय 2 से जब इसको क्रॉस करोगे तो 50 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 100 क्या होगा 5 पर कितना 0 000 हो जाएगा, यानी 5000 हो गया। तो आपने कहा एक तो x था और एक कितना था 30,000 माइनस x था, तो 30,000 में आप x को माइनस करोगे यानी 5000 को माइनस करोगे तो 25,000 होगा। तो एक आपका 500 रुपीज़ हुआ और एक 25,000 हुआ। और इस तरह से आपने ये जो एनुअल टोटल इंटरेस्ट था इसको आपने फाइंड किया, क्योंकि आपको कह रहा था ना कि इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपका 2000 का इंटरेस्ट पाने के लिए आपने ये 30,000 को दो पार्ट में किया, तो एक पार्ट आपका कितना हुआ 5000 का हुआ और एक आपका 25,000 का हुआ। अब आप 20 नंबर के प्रॉब्लम पर आओ। देखो क्या कह रहा है कि द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। Their selling prices are 18 rupees, 16 rupees and 14 rupees each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from the selling all the books using matrix algebra. आपको ऐसे प्रॉब्लम में टेंशन नहीं लेना है। देखो भाई आपका जो है बुक शॉप में पार्टिकुलर स्कूल है 10 डजन केमिस्ट्री, यानी 10 डजन आपका केमिस्ट्री है, ठीक है। और 1 डजन में तो 12 होता है ना, 10 डजन केमिस्ट्री है बुक है और 8 डजन आपका फिजिक्स बुक है और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है। आप इसका एक अलग से मैट्रिक्स बनाना और इसको आप रो में रखोगे और फिर इसका सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ और 40 रुपीज़ है। इसको आप किस में रखोगे, आप कॉलम में रखोगे और फिर इसका प्रोडक्ट कर दोगे, ठीक है। तो देखो हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। अब देखो भाई 20 नंबर का प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि ये तो हम आपको समझा ही दिए। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि जब हम आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको 2 मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। एक मैट्रिक्स आप ए बनाओगे, ठीक है, और ए बनाओगे तो यहाँ देखो आपका क्या कह रहा है द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 10 डजन आपका केमिस्ट्री का बुक है और 1 डजन में आपका कितना होता है 12। जैसे आप 1 डजन कोई भी चीज़ लोगे तो उसमें आपका 12 रहेगा। जैसे आप 1 डजन बुक लोगे तो उसमें आपका 12 बुक आएगा। तो आपका यहाँ 10 डजन केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री बुक आपका टोटल कितना हुआ 10 को आप क्या कर दोगे 12 से इंटू कर दोगे तो क्या होगा 120 आपका केमिस्ट्री का है, समझिएगा। और फिर आपका ये कितना हो गया 120, ठीक है, 120 आपका केमिस्ट्री है। फिर 8 डजन आपका फिजिक्स है, 8 डजन आपका फिजिक्स का है तो 12 को 8 से इंटू करो, 96 आपका क्या है फिजिक्स का बुक है, ठीक है। और 10 डजन आपका इकोनॉमिक्स है तो 10 को 12 से इंटू करोगे तो 120 जो है 120 जो है आपका इकोनॉमिक्स का बुक है। आप इसको किस में रखोगे रो में रखोगे। तो रो में जो आप रखोगे तो आप ये बताओ केमिस्ट्री का बुक आपका कितना है 120 है, ठीक है भाई। और फिर आपका ये फिजिक्स का बुक कितना है 96 बुक है फिजिक्स का, क्योंकि डजन में है इसलिए इसको 12 से हमने मल्टीप्लाई किया। और फिर क्या कहता है आपका जो इकोनॉमिक्स का बुक है वो कितना है 120 है, इसको भी हमने 12 से मल्टीप्लाई किया ना तो 120, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री भी आपका 120 है और आपका फिजिक्स 96 है और इकोनॉमिक्स भी आपका 120 है। ठीक है, इसको आपने किस में रखा, रो में रखा। अब एक आप और मैट्रिक्स ले लो, जिससे कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई इसमें कह रहा है ना, इसका प्राइस कितना है 80, 60 और 40, यानी 80 किसका हो गया, तब 80 हमारा केमिस्ट्री बुक का, 80 जो है केमिस्ट्री का हो गया, ये 60 हमारा फिजिक्स का हो गया और 40 किसका हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया। इसको आप किस में रखोगे, कॉलम में रखोगे, ये बात का ध्यान रखना। यानी फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसको आप रो में रखोगे, क्योंकि आप इसका जो प्रोडक्शन करोगे, आप इसका जो प्रोडक्ट निकालोगे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक को आप रो में रखोगे और सेकेंड मैट्रिक को कॉलम में रखोगे, क्योंकि मैट्रिक्स का जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है वो आर क्रॉस सी पर डिपेंडेबल होता है। इसीलिए आप फर्स्ट मैट्रिक को रो में रखोगे और सेकेंड मैट्रिक को कॉलम में रखोगे। तो आपका प्राइस क्या है भाई, 80 है, 60 है और 40 है। आपको ये दो मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको क्या कह रहा है कि आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा। टोटल अमाउंट निकालने के लिए आप ये दोनों मैट्रिक्स का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो भाई दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आप समझो, इसको हम ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से समझो और बड़े मज़े से आप समझो। ए हमारा क्या है 120, 96 और 120 है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 80, 60 और 40 से। तो आप मल्टीप्लाई बहुत कर भी चुके हो और आपको प्रॉब्लम नहीं होता होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं फिर से आपको एक बार फिर समझाता हूँ कि आपको आर क्रॉस सी का फंडा अपनाना है। आप आर क्रॉस सी पर ही जाना। ठीक है, देखो आपका ये आर है और ये सी है, तो आप ये और ये करना। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये 120 जो है, ठीक है 120 यानी 120 और बीच में आप क्या दोगे, क्रॉस का साइन दे दो और 80, फिर आप बीच में प्लस देना, फिर 96 को किससे इंटू करोगे 60 से, फिर बीच में आप प्लस का साइन दोगे, फिर 120 है, इसको भाई साहब आप 40 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो आप क्या करोगे, देखो इसको आप इंटू करो बड़े मज़े से। इंटू करोगे तो 12 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 96 होगा और ये 0 और ये 0 तो डबल 0 हो गया। और 96 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 576 और ये 0 को आप पुट कर दोगे। फिर आप 12 और 4 को इंटू करोगे तो 48 होगा और ये 0 और ये 0 डबल 0 और सबको जब आप ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा 20,160 और ये जो है टोटल ऑब्टेंडेड अमाउंट जो है, ये टोटल अमाउंट जो है आपका ये कितना हो गया RS 20,160 रुपीज़। तो आप ये समझ गए इसमें ये है। अब देखो भाई ये वाला प्रॉब्लम में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है और उसको ये प्रॉब्लम बहुत ही हार्ड लगने लगता है। लेकिन देखो भाई आप अगर इसको सिस्टम से सॉल्व करोगे ना तो ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये नथिंग है, कुछ नहीं है। आओ हम आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप धैर्य होकर इसको देखो। कहता एज्यूम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k respectively. Choose the correct answer in exercise 21 and 22. The restriction on n, k and p so that p y plus w y will be defined are। ए नंबर का ऑप्शन में k इक्वल टू 3, p इक्वल टू n, b में आपका k इज एरिबिलिटरी, p इक्वल टू 2, c p इज एरिबिलिटरी, k इक्वल टू 3, d में है k इक्वल टू 2, p इक्वल टू 3 और 22 में है इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज a p क्रॉस 2,
2 क्रॉस n, n क्रॉस 3 और p। अब देखो भाई इस प्रॉब्लम को देखो, इसमें क्या कह रहा है, एज्यूम x, y, z और w एंड p। तो सबसे पहले आप ये कर दो कि आपका इसमें x क्या एज्यूम कर रहा है, ठीक है। x एज्यूम कर रहा है आपका 2 क्रॉस n, ठीक है। y आपका एज्यूम कर रहा है 3 क्रॉस k, ठीक है। और जेड एज्यूम कर रहा है 2 क्रॉस p, ठीक है। w एज्यूम कर रहा है आपका n क्रॉस 3 और p एज्यूम कर रहा है आपका p क्रॉस k, ठीक है। ये एज्यूम आपका प्रॉब्लम में दिया, एज्यूम x, y, z, w एंड p आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3, p क्रॉस k। हमने यहाँ शो कर दिया। अब कहता है रिस्पेक्टिवली चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चुनना है। ये 21 नंबर में क्या होगा, यहाँ रिस्ट्रिक्शन है n k एंड p सो दैट p y प्लस w y विल बी डिफाइंड, ठीक है। देखो भाई आपका 21 नंबर का प्रॉब्लम में है कि पी वाई प्लस डब्लू वाई, यही ना है कि पी वाई प्लस डब्लू वाई विल बी डिफाइंड। ये पी वाई प्लस डब्लू वाई विल बी डिफाइंड कब होगा, ठीक है। अब समझो, ये पी वाई प्लस डब्लू वाई के लिए आप ऐसे समझो कि सबसे पहले पी वाई कब पॉसिबल होगा, ये जो पी वाई है ये कब पॉसिबल होगा, पी वाई यानी तब पॉसिबल है, ये पी वाई कब पॉसिबल है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ p को एज्यूम करते हैं। p को एज्यूम किससे हम लोग किए हैं प्रॉब्लम में, p क्रॉस k से, और y का एज्यूम किससे हुआ है, y का एज्यूम किससे हुआ है, y का एज्यूम 3 क्रॉस k से हुआ है, ठीक है। इस जगह हम आपको बगल में लिख देते ताकि आपको समझ में आए। तो ये है कि पी वाई प्लस डब्लू वाई, ठीक है, कब डिफाइंड होगा। तो पी वाई प्लस डब्लू वाई से पहले हम लोग ये कहते हैं कि पी वाई कब पॉसिबल होगा, पी वाई तब पॉसिबल होगा जब ये पी का जो कॉलम है, पी का कॉलम, ठीक है, हम इसको लिखते हैं द कॉलम ऑफ पी, द कॉलम ऑफ पी, ठीक है, द कॉलम ऑफ पी, द कॉलम ऑफ पी इक्वल टू द रो ऑफ वाई, द रो ऑफ वाई इक्वल होगा पी इंटू वाई कब पॉसिबल होगा, जब द कॉलम ऑफ पी और द रो ऑफ वाई इक्वल होगा, तभी पी वाई पॉसिबल होगा। यानी पी का जो कॉलम है, ठीक है, और वाई का जो रो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अब देखो भाई यहाँ देखो हम इसको लिख सकते हैं ना, आर क्रॉस सी के फॉर्म में ये है, ये आर क्रॉस सी के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये देखो कि पी का कॉलम हमारा क्या होगा, तो ये हमारा आर है, ये हमारा सी है, तो द कॉलम ऑफ पी के जगह पर हम क्या लिखते हैं, के। देखो ये हमारा कॉलम है, ये तो रो है, तो के लिख दिए इक्वल टू द रो ऑफ वाई, वाई का रो क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिखते हैं, तो के इक्वल टू 3। तो पी वाई पॉसिबल तब होगा जब के इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। एक बात तो हम लोग को मिल गया यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम में है कि पी वाई प्लस डब्लू वाई, ठीक है, पी वाई प्लस डब्लू वाई है। तो ये पी वाई प्लस डब्लू वाई कब संभव होगा, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि पी वाई का हम लोग ओटी निकाल लेते हैं, यानी ऑर्डर निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं द ऑर्डर ऑफ पी वाई, ऑर्डर ऑफ पी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, आर क्रॉस सी होगा। जब पी वाई का हम क्या निकालेंगे ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस सी हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पी में आर क्या है, पी में आर हमारा पी है ना, ये आर है, ये सी है। तो द ऑर्डर ऑफ पी वाई आर क्रॉस सी निकालेंगे, और यहाँ देखो
P में R हमारा क्या है, P है, तो यहाँ P लिखते हैं। और Y में C क्या है, Y में C हमारा K है, Y में C हमारा क्या है, K है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, P क्रॉस K। तो द ऑर्डर ऑफ पी वाई क्या हुआ, R क्रॉस C। इसका मतलब क्या हुआ समझो, इस जगह हम लोग को प्रॉब्लम होता है और आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसके लिए देखो ये समझो, द ऑर्डर ऑफ पी वाई R क्रॉस C लिखेंगे ना। अब R किसका R लेंगे, P का R क्या हो गया, तो यहाँ P ले लिए। और फिर क्या लेंगे, C किसका, Y का C K, तो यहाँ K, इसलिए द ऑर्डर ऑफ पी वाई क्या हुआ, P क्रॉस K। ठीक है, और एक बात आप और स्टेप बढ़ाओ, P और K का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ K के जगह पे 3 लिखते हैं। अब हम फिर क्या निकालते हैं, द ऑर्डर ऑफ WY, ये भी हमारा क्या होगा, R क्रॉस C होगा। तो W का R क्या है, ठीक है। अब ये देखो W, तो हम W का एज्यूम इसका करके दिखाते हैं। W क्या है, N क्रॉस 3 है, और Y को एज्यूम करते हैं तो 3 क्रॉस K है। तो W का R क्या होगा, W का R N होगा, तो भाई चलो N लिख दिए। और Y का C क्या होगा, K होगा, तो यहाँ N क्रॉस K लिख दिए। अब देखो N क्रॉस K का वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब हमको द ऑर्डर ऑफ PX भी मालूम हो गया, और द ऑर्डर यहाँ द ऑर्डर ऑफ WY दोनों मालूम हो गया। अब देखो भाई एक चीज़ हम कह रहे हैं कि PY प्लस WY तभी पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा, जब PY का ऑर्डर और WY का ऑर्डर इक्वल होगा। ये तभी पॉसिबल है जब PY का ऑर्डर और WY का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो PY का ऑर्डर क्या है, P क्रॉस 3 है, P क्रॉस 3 है, इक्वल टू WY का ऑर्डर क्या है, N क्रॉस 3। ये दोनों अगर हमारा इक्वल हो जाएगा तभी ये पॉसिबल है। यदि PY प्लस WY कब पॉसिबल होगा, जब P क्रॉस 3 और N क्रॉस 3 इक्वल होगा। तो ये और ये आपका क्रॉस हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, P बराबर N, यानी आप N बराबर P भी लिख सकते हो, या चलो P बराबर N आ ही गया। अब देखो भाई, तो हमें क्या मालूम हुआ, K इक्वल टू 3 मालूम हुआ, K इक्वल टू 3 और P इक्वल टू 1। ठीक है, तो K इक्वल टू 3 और P इक्वल टू N आपका ऑप्शन नंबर देखिए A में है, तो ये आपका A राइट जाएगा। अब एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए, आप इस प्रॉब्लम को फिर से एक बार समझ लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, देखो भाई इस प्रॉब्लम में आपका x का जो एज्यूम है ये 2 क्रॉस n से, y का जो एज्यूम है 3 क्रॉस k से है, z का एज्यूम 2 क्रॉस p से है, w का n क्रॉस 3 से है, p का p क्रॉस k से है। तो यहाँ कह रहा है आपका कि py प्लस WY विल बी डिफाइंड। ये py प्लस WY कब डिफाइंड होगा, तो ये py प्लस WY कब डिफाइंड होगा। ठीक है, यही कह रहा है। अब आप समझो, सबसे पहले यहाँ है कि py प्लस WY कब डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि py कब डिफाइंड होगा। py प्लस WY कहता है कि डिफाइंड होगा कौन से कंडीशन में, तो py प्लस WY को करने से पहले हम लोग को ये तो जानना होगा ना कि ये py कब पॉसिबल होगा। py तब पॉसिबल होगा जब ये p का कॉलम, ठीक है, p का कॉलम, ठीक है, p का कॉलम और y का रो इक्वल होगा। ठीक है, यानी p का कॉलम और y का रो इक्वल होगा तभी होगा। तो अब देखो भाई हम p को किससे शो किए हैं, p क्रॉस k से किए हैं। तो आप ये समझ रहे हो कि ये py कब पॉसिबल होगा, जब p का कॉलम और y का रो इक्वल होगा। तो यहाँ हमने कहा ना, ये p को देखो, p का को हम एज्यूम किए p क्रॉस k से, तो इसमें हमारा ये देखो r क्रॉस c है, इसमें हमारा कॉलम कौन है, इसमें कॉलम हमारा क्या है, k है। ठीक है, तो भाई चलो, क्योंकि py तभी पॉसिबल होगा जब द कॉलम ऑफ p और द रो ऑफ y इक्वल होगा। तो p का कॉलम हमारा k है, तो यहाँ k लिख दिए, और
y का रो क्या है 3 है, तो k और 3 इक्वल होगा, तो एक तो हमारा हो गया। अब यहाँ है कि पी वाई प्लस डब्लू वाई कब पॉसिबल होगा, तो पी वाई प्लस डब्लू वाई तब पॉसिबल होगा जब पी वाई का ऑर्डर और डब्लू वाई का ऑर्डर इक्वल हो जाएगा, तब ये हम कर सकते हैं पी वाई प्लस डब्लू वाई। तो पी वाई का ऑर्डर निकालने के लिए देखो आर क्रॉस सी करेंगे, तो आर क्रॉस सी यानी पी का हमें आर लेना है, तो पी का आर हमारा क्या हो गया, पी हो गया, यहाँ पी लिख दिए, यहाँ पी लिख दिए हैं, ठीक है। और वाई का हमें सी लेना है, तो वाई का सी हमारा क्या है, के है, तो यहाँ पी क्रॉस के लिख दिए हैं, ठीक है, पी क्रॉस के लिख दिए। अब पी दे दिया और के का वैल्यू 3 है, तो पी क्रॉस 3 हो गया। अब द ऑर्डर ऑफ डब्लू वाई निकालेंगे, द ऑर्डर ऑफ डब्लू वाई निकालेंगे, तो ये भी आर क्रॉस सी होगा, तो डब्लू का आर, तो डब्लू का आर देखो क्या है, एन है, यहाँ एन लिख दिए। और वाई का सी क्या है, वाई का सी हमारा के है, ये आर है, ये सी है, तो सी इसका क्या है, के है, तो एन क्रॉस के हो जाएगा, एन क्रॉस के हो जाएगा। तो एन और के का वैल्यू क्या है, 3 है। तो पी वाई प्लस डब्लू वाई तभी पॉसिबल होगा जब पी वाई का ऑर्डर और डब्लू वाई का ऑर्डर इक्वल होगा, यानी पी क्रॉस 3 इक्वल टू एन क्रॉस 3, और ये 3 3 आपका क्रॉस हो गया, तो पी और एन आपका इक्वल हुआ, तो के इक्वल टू 3 और पी इक्वल टू एन आपका ऑप्शन नंबर ए में राइट जाता है, इसीलिए आपका ये ए हुआ। अब देखो भाई आप 22 नंबर के प्रॉब्लम को भी समझ ही लो। 22 नंबर का प्रॉब्लम में कहता है कि इफ एन इक्वल टू पी है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z इज, ये 7x - 5z कैसे पॉसिबल होगा, देखो इसके लिए देखो 7x है, तो 7x में तो हमारा x है और 5z में z है, ये कब पॉसिबल होगा, जब द ऑर्डर ऑफ x, समझोगे, द ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ z, द ऑर्डर ऑफ z, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है, 7x - 5z तभी पॉसिबल है जब x का ऑर्डर और z का ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, समझ रहे हो। और हमारा देखो x जो है x का एज्यूम किससे है, x का एज्यूम हमारा किससे है, 2 क्रॉस n से है, और z का एज्यूम किससे है, z का एज्यूम हमारा 2 क्रॉस p से है, ये तो आप जान रहे हो। x को एज्यूम किससे किया गया है, 2 क्रॉस n से किया गया है, x को एज्यूम 2 क्रॉस n से किया गया है, और z को एज्यूम 2 क्रॉस p से किया गया है। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम में कह रहा है कि 7x - 5z इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z कब होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या, ये द ऑर्डर ऑफ x और ऑर्डर ऑफ z इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो x का ऑर्डर हमारा क्या है, 2 क्रॉस n है, ठीक है, 2 क्रॉस n है, क्या है, 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो भाई 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p, अब यहाँ देखो प्रॉब्लम में कह रहा n क्रॉस p, n है, n इक्वल टू p, n और p क्या इक्वल है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो 2 होना चाहिए, पहले इसमें पहले 2 है, नहीं है, इसमें पहले 2 है, नहीं है, इसमें पहले 2 है, नहीं है, तो इसमें देखो पहले 2 है, हमारा 2 है, और 2 क्रॉस n, अब देखो यहाँ 2 क्रॉस n, ठीक है, 2 क्रॉस n इक्वल टू 2, और p किसके इक्वल है, p किसके इक्वल है, n के इक्वल है, तो p की जगह पे n रखते हैं, तो ये दोनों तो 2 क्रॉस n ही होता है ना। तो कहता है इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z, तो 7x - 5z हम तब कर सकते हैं जब x का ऑर्डर और z का ऑर्डर, x का ऑर्डर और z का ऑर्डर इक्वल हो। तो x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर देखो 2 क्रॉस n है, 2 क्रॉस n इक्वल टू z का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस p है, समझ रहे हो। और चूंकि प्रॉब्लम में n और p हमारा क्या है, इक्वल है, n और p इक्वल है, 2 क्रॉस n दिए इक्वल टू ये 2 क्रॉस p के जगह पर भी n लिखते, तो हमारा 2 क्रॉस n ही प्राप्त होता है ना, तो 2 क्रॉस n इसमें है, तो बी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। आई होप मेरे बच्चों आप आज के प्रॉब्लम को समझ गए।